पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। आप जानते हैं हर रोज लगातार भारत के वीर जवान सीमा पर पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस चला रहे। आपको हम जो तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन्होंने कूटनीति में तो देश का मस्तक ऊंचा किया ही, पराक्रम की भी जरूरत पड़ने पर सीमा पर डटे रहे, खड़े रहे। आपको याद होगा हमने पिछले करीब 2 हफ्तों से यानी पिछले 15 दिनों में चीन के साथ सीमा विवाद और साथ ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ ऐसे एक्सपर्ट से बात की जो ग्राउंड पर मौजूद रहे हैं, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार पड़ोसियों के खिलाफ रणनीतियों पर काम किया है और मौजूदा हालात को बहुत बारीकी से समझते हैं और आपको भी समझाया है। हमने मोदी सरकार के 2 मंत्री, आपको याद होगा जनरल वीके सिंह और किरण रिजिजू, साथ ही बीजेपी के महासचिव राम माधव से भी भारत के चीन पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है उस पर भी चर्चा की। वो चर्चा हम जल्दी से आपको सुनवा देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इस समय 2 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ। आप जानते ही हैं भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। हमारे साथ आपको बता देती हूँ, एक तरफ 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन आपको हसनैन वो हमारे साथ हैं, और दूसरी तरफ लद्दाख के युवा सांसद, जी हाँ, जामयांग सेरिंग नामग्याल, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप जल्दी से सुन लीजिए मोदी सरकार में मंत्रियों ने क्या कहा, और उसके बाद हम रुख करेंगे हमारे दोनों ही स्पेशल मेहमानों का। हमारे अंदर और चीन के अंदर कुछ फर्क है। हमारे यहां जो भी सैनिक आता है अपनी मर्जी से देश के ऊपर मरने मिटने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए आता है। अगर 1000 हम लोगों को भर्ती करने हैं तो कम से कम 20,000 लोग भर्ती होने के लिए आते हैं। चीन के अंदर उनको 4 साल आवश्यक तौर पर सैनिक बनना पड़ता है, चाहे वो चाहता है कि नहीं चाहता, चाहे उसका मन है कि नहीं है। जैसा भी है, क्योंकि उसको पार्टी की तरफ से हुक्म है आप जाकर नौकरी करिए, वो जाके नौकरी करता है। 1962 वॉर दैट वाजंट, जहां हमारे सैनिक खड़े होकर लड़े, चीनी पिछड़ गए। जहां उनको हुक्म मिला कि नहीं पीछे चलो पीछे चलो, वो वहां पर जगह छोड़कर पीछे आ गए और चीनी उस जगह पर आ गए। तो 62 का कोई कंपैरिजन नहीं है। 62 के बाद 67 के अंदर हम देखते हैं नाथुला के ऊपर क्या हुआ। भारत बड़े अच्छे तरीके से उभरा उसके अंदर, और आज हम और ज्यादा सक्षम हैं। चीन और भारत का जो रिश्ता है, बाउंड्री जो प्रॉब्लम है, ये आज़ादी से पहले का है। और जब हम आज़ादी प्राप्त किया, नेहरू जी के समय में भी सीमा विवाद को सुलझाने का कुछ मौका आया था, तो उस समय नहीं कर पाने का कारण और आज तक वो चलते आया है। तो ये अभी का पैदा हुआ संकट नहीं है। चीन और भारत के बीच में जो विवाद है सीमा को लेकर के, वो बहुत पुराने हैं। इतना तो मैं कहूँगा कि भारत में भी लगभग 90% से ऊपर के लोग इसको गहराई से नहीं समझते हैं ये समस्या क्या है, क्योंकि आजकल सिर्फ न्यूज़ या फेक न्यूज़ या कुछ भ्रमण हो जाते हैं, तो उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वास्तविकता बहुत ही गहरा है, और इसको हमारे देश में बहुत कम लोग इसको जानते हैं, इस चीज़ को। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां तक हमारे सरकार का प्रश्न है, हम डिप्लोमेटिक रास्ते से, बातचीत से समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयास में बहुत गंभीरता से लगे हैं, पर साथ ही साथ 1 इंच जमीन पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में अगर मैं कहूं, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी पर स्ट्रांग ग्राउंड पोजीशनिंग, ये भारत सरकार की, मोदी सरकार की नीति है। यही नीति को हमने डोकलाम में भी परिचय दिया, इसका परिचय। अब लद्दाख में 2-3 जगह जहां स्टैंड ऑफ है, वहां भी यही नीति का हम परिचय दे रहे हैं। 62 अलग है, 2020 अलग है, पर यह बात सभी जानते हैं, चीन भी जानता है। बहुत इतिहास बीच में बीता है। 2010 और 13 के बीच यूपीए के कार्यकाल में 600 से अधिक सीमा के उल्लंघन की घटनाएं हुई है, ये बातें सामने आई थी। 600 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की भूमि आज चीन के प्रभाव में चला गया, ऐसा वो रिपोर्ट ने कहा। इस तो क्या हम भी यही कहें कि उस समय तुमने पारदर्शिता नहीं बरती, उस समय और ज्यादा जमीन कब्जा कर लिया। अब राहुल गांधी को राजनीति ही करनी है, अब चीन की सीमा पर राजनीति करनी है, देश के लिए कुछ करना तो है ही नहीं।
तो अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को कहते हुए भारत चीन सीमा विवाद के बारे में 90% से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में ऐसे जो कुछ नहीं जानते। इसीलिए हमने आपसे वादा किया, हमने पूरे देश को यह भरोसा दिलाया कि भारत चीन सीमा विवाद पर हम सबसे प्रामाणिक और ठोस कवरेज करेंगे। यानी जी न्यूज की ब्रॉडकास्ट में फेक न्यूज, अफवाहों, स्पेकुलेशन के लिए कोई जगह नहीं होगी। दो खास मेहमान आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ आप 15 कोर के पूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और साथ ही आपको बता देती हूं, स्क्रीन के दूसरी तरफ हमारे साथ लद्दाख से बीजेपी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल हमारे साथ हैं, जिन्हें सुनना चाहता है हर कोई। आपको बता दूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर पर इनका ओजस्वी भाषण आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की थी। वैसे फ्री टाइम अगर मिलता है तो इन्हें कविताएं लिखने का शौक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप भी एक युवा नेता हैं और राहुल गांधी तो फिर कांग्रेस पार्टी के एवरग्रीन युवा नेता हैं। आप लद्दाख से आते हैं और वो दिल्ली में रहते हैं, तो ये लद्दाख से दिल्ली की दूरी ज्यादा हो गई है क्या कि राहुल गांधी सच्चाई से भी दूर हो गए? जो सच्चाई आपको वहां पर दिखाई दे रही है लद्दाख में, वो राहुल गांधी नहीं देख पा रहे। मैं समझता हूं अगर राहुल गांधी जी देश के सीमा के बारे में LAC क्या होता है, LOC क्या होता है, ID क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा राहुल जी ने अगर जानने की कोशिश किया होता तो आज राहुल जी ये सवाल नहीं करता कि चाइना ने कितना भारत का जमीन पे कब्जा किया है, क्योंकि इसका उत्तर ही उसी प्रश्न में छुपा है। जिस तरह अभी आप चला रहे थे माननीय किरण रिजिजू का स्टेटमेंट, ये जो सीमा विवाद जो है ये भारत की आजादी से पहले तो था ही, लेकिन आजादी के बाद 62 तक हमने क्या खोया और 62 से लेके 2013-14 तक हमने कहां तक खोया आफ्टर 62। तो ये सारा अगर डिटेल में राहुल जी को जानकारी होता तो राहुल जी जो है ये सवाल जो है आज इस टाइम पे नहीं पूछता, क्योंकि ये मैं समझता हूं देश के सीमा सुरक्षा से संबंधित एक संवेदनशील मुद्दा है। इस पे किसी को भी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और खासकर कांग्रेस पार्टी को तो हमेशा ये याद रखना चाहिए, जितना वो खोदने की कोशिश करेंगे उतना उनका कांग्रेस पार्टी का जो कचरा जो है वो निकाल के बाहर आएंगे। इसलिए कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो मोदी सरकार पे ये विश्वास रखना चाहिए। जिस तरह अभी राम माधव जी कह रहा था, ये 1962 के सरकार नहीं है, ये 2020 के सरकार है, मोदी सरकार है। और कोई भी लैंड मोदी सरकार की लीडरशिप में, इस सरकार के खासकर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद सोच रखने वाले, विचार रखने वाले पार्टी जो है, इस पार्टी के हर कार्यकर्ता जो है देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ऐसे पार्टी के सरकार में इस देश के 1 इंच जमीन भी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये सरकार का क्लियर कट स्टैंड है। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के एवरग्रीन नेता राहुल गांधी वो अनजान है जो मौजूदा हालात हैं, या फिर वो अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं? मेरे ख्याल से नाटक नहीं कर रहा है। शायद उनका जो ट्वीट आया, मैं तो समझता हूँ वो ट्वीट भी जो है उनके ऑफिशियल किसी लोगों ने शायद ट्वीट किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक तो कांग्रेस पार्टी और दूसरा राहुल गांधी जी उन्हीं परिवार के हैं जो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था अक्साई चीन को लेके, इस सीमा को लेके, जहां पे एक घास का तिनका तक नहीं उगते हैं, उस जमीन के बारे में आज कांग्रेस पार्टी सवाल कर रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, पार्लियामेंट में जो तब के प्रधानमंत्री जी का ऐसा स्टेटमेंट आना और उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के पार्टी के एक सो कॉल्ड सीनियर लीडर जो है आज ये सवाल करना। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि जितना वो खोदने की कोशिश करेंगे उतना उन्हीं का कचरा जो है वो निकाल के बाहर आएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ ये राहुल जी नाटक तो नहीं कर रहे कम से कम, लेकिन वाकई में LAC कहां से शुरू होकर कहां तक खत्म होते हैं, भारत का जो LAC का पर्सपेक्टिव क्या है, चाइना का LAC का पर्सपेक्टिव क्या है, हम कितने किलोमीटर को LAC मानते हैं, चाइना कितने को मानते हैं, शायद ये मेरे ख्याल से राहुल जी को इसके जानकारी कम से कम होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर पूछने वाले ये भी सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि सरकार चीन का सच बताए, वहां पर जो हालात हैं वो बताए। हालांकि ये बात और है कि विवाद पर वो अपनी अलग ही थ्योरी पेश कर रहे हैं और आप बार बार ये कचरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप गांधी परिवार, नेहरू परिवार की जो गलतियां हैं, ऐतिहासिक गलतियां, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी, सरकार की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आ चुका है पार्लियामेंट में, माननीय रक्षा मंत्री जी पूरे पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी राउंड ऑफ द टॉक जो चल रहा है, इस बीच में जो किसी का स्टेटमेंट मैं इतना जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि मिलिट्री लेवल पे टॉक चल रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक चल रहा है, तो अभी कंक्लूजन नहीं पहुंचे हैं। जब ये राउंड ऑफ द टॉक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तब सरकार की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देंगे। ऐसा रक्षा मंत्री जी ने पूरा देश को संदेश भी दिया है। आज आप लद्दाख में बैठे हैं, मौजूदा हालात के बारे में आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, आप वहीं पर हैं। आप राहुल गांधी को क्या बताना चाहेंगे? क्या हकीकत है इस वक्त लद्दाख की, जिसे लेकर राहुल गांधी जी को नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए जो देश जो है सर्वोपरि है। राहुल गांधी जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए देश है, देश की जनता है और देश के भूमि है, देश की जमीन है। तो इस LAC के इश्यू को लेके मैंने पिछले तीन दिन का इसी एरिया में LAC, जहां पे पेंगोंग लेक है, फिंगर 4 है, सरजा 1-2 है, वहां पे और भी बहुत सारे जो पोस्ट है, थाकुंग है, चर्चे है, फोबरंग जो है विलेज, और पेंगोंग लेक के एरिया में हमारा मान, मेराक, पंगमिक, खाप्तेप, चुशुल, ऐसे बहुत सारे हमारा विलेजेस है। वो सब का मैंने दौरा किया और चुशुल में मैंने नाइट स्टे किया। चुशुल वो जगह है 1962 में जो वार हुआ था, इसका सिग्निफिकेंस है। तो इस हर जगह में जाके लोगों से मैंने मिलने की कोशिश किया, लोगों से मिल के वहाँ के विलेज रिप्रेजेंटेटिव, विलेज हेड्स, वहाँ के जो वेरियस इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करने की कोशिश किया। हमारे बॉर्डर पे बैठने वाले लोग क्या सोच रहा है, क्या चाहते हैं, ये सब मैंने अपनी जानकारी लेने की कोशिश किया और ये सारा जो है मैंने भारत सरकार के संज्ञान में भी लाया। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो मैंने पहले भी कहा था, ये एक संवेदनशील मुद्दा है, सेंसिटिव इश्यू है सीमा सुरक्षा को लेके। तो इसमें कुछ चीजों को मैं खुला मीडिया में बहस नहीं करना चाहूंगा, स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें जो है मीडिया में बताना बहुत जरूरी मैं समझता हूं इस इश्यूज को लेके। मैंने लोगों से मिला, लोग हमारे लोग बॉर्डर पे रहने वाले लोग जो है सीमा सुरक्षा को लेके उनका मनोबल बिल्कुल ऊंचा है, वेल एनकरेज्ड है। वो चाहते हैं देश के साथ खड़ा हो और देश का सीमा का एक इंच भी, क्योंकि हमारे लोगों के लिए वो जो है केवल बंजर जमीन नहीं है, जिस तरह नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा, हमारे लिए वो सर्वाइवल का मीन्स है, वो हमारे लिए पश्चर लैंड है। हमारे नोमैड्स लोग पश्मीना गोट को लेके, याक को लेके समर कैंप के लिए, वहां गाय चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, याक चराने के लिए, वो हमारा चरागाह है, वो हमारा सर्वाइवल का मीन्स है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट जमीन जो है हम कभी खोना नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ और भी इनकरेज करने की जरूरत है। सीमा पे बैठने वाले हमारे विलेजेस जो है, हेमलेट जो है, नोमैडिक पीपुल है, उनको आज के 21st सेंचुरी के आधुनिक जमाने के फैसिलिटीज मिले, 3G 4G इंटरनेट सुविधा मिले, टेलीफोन का कनेक्टिविटी मिले, हेल्थ फैसिलिटीज मिले, एजुकेशन फैसिलिटीज मिले, तब जाके हमारे लोग सीमा पे बैठेंगे। अदरवाइज आज के जमाने में, आज के युग में हर कोई जो है कंफर्ट जोन में बैठना चाहते हैं, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में नहीं बैठना चाहते, और वो भी जहाँ पे फोन ही नहीं चलते हो, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं हो, ऐसे इलाके में बैठना ही नहीं चाहते। तो ये हमारे पूरे देश के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार, कोई भी एजेंसी हो, सबको समझ में आना पड़ेगा। अगर हमारा सीमा सुरक्षा मजबूत करना हो, हमारा सीमा मजबूत करना है, तो देश के सिपाही के साथ साथ जो वहां के लोकल रेजिडेंट है, वो 24 घंटा बर्थ से लेके डेथ तक वहीं पे रहते हैं, उनको एनकरेज करने की बहुत जरूरत है, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। तो ये मैं देश को बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अहम बात आप यहां पर बता रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, क्या ये सच नहीं है कि पिछले 70 सालों से भारत चीन की जब बात की गई तो चीन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का काम किया गया, और ये काम किसी और ने नहीं, इस देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। इसके अलावा चीन के पेरोल पर काम करने वाला एक थिंक टैंक और कुछ ऐसे पत्रकार
जो अपने निजी स्वार्थ के लिए चीन के पक्ष में एक माहौल तैयार करते रहे दशकों तक। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है। कुछ लोग जो है, चाहे वो जिस फील्ड से भी ताल्लुक रखते हो, पॉलिटिक्स से, मीडिया से, जो जिस फील्ड से भी ताल्लुक रखते हो, अपने देश के सिटीजन होते हुए भी जो आपने कहा था, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए चीन के इकोनॉमी को, चीन के मिलिट्री को लेके, चीन के पॉलिसी, हर पॉलिसी को लेके बड़ा चढ़ा के जो अपने देश में एक इमेज बनाने की जो कोशिश किया, और अपने चीन के सामने अपने देश को छोटा दिखाने की जिन्होंने कोशिश किया, मैं समझता हूँ वो देश के साथ जो है वफादारी नहीं कर रहा है, देश के साथ वो गद्दारी कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही देश हमारे जन्म से लेकर मरण तक, हम इस देश के लिए हम सबके दिल में प्यार होना चाहिए। देश के लिए हर कोई सिटीजन जो है, केवल इंडियन आर्मी ही नहीं, बॉर्डर पे रहने वाले सिटीजन ही नहीं, हर व्यक्ति देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब जान ही दे दे, जरूरी नहीं है जान ही दे। देश के लिए जिंदगी देना आज के डेट में बहुत जरूरी है। जिस फील्ड से भी ताल्लुक रखते हो, अपने देश के नैरेटिव, अपने देश के पॉलिसी, अपने देश के हर इंटरेस्ट को सर्वोपरि रख के फिर अपने अपने काम को आगे ले जाए, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूं। और मेरे साथ साथ सीमा पे रहने वाले हमारे देशवासी भी अपेक्षा रखते हैं। गुड पॉइंट। जो मोदी सरकार की नीति है पड़ोसियों को लेकर, जो मोदी सरकार की नीति है, उसमें आपने बीते टाइम में पड़ोसियों के रुख में और नीतियों में किस तरह का बदलाव महसूस किया है? मैं एक सीमा पर्वतीय इलाके से हूं, मैं लद्दाख से ले से आता हूं, और हमारा जो लद्दाख जो है, एक तरफ से चाइना के साथ बॉर्डर लगते हैं, एक तरफ से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगते हैं। तो जब से मोदी सरकार आया तब से लेके सीमा के इशू को लेके और पड़ोसी देशों के रुख को लेके, उनके बिहेवियर को लेके बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिला। मैं आपको कुछ एग्जांपल इंस्टेंट जो है गिन के बता दूं। पहले यहाँ बॉर्डर पे, फॉर एग्जांपल मैं दमजोक का नाम लूं, दमजोक के रेजिडेंट जो है, हनले के रेजिडेंट, कुयुल के रेजिडेंट जो है, यहाँ से लोमा बैंड एक ब्रिज है, दमजोक पहुंचने से करीब मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर आगे ले की तरफ एक ब्रिज है। वहां पे अपने लोग अपने घर जाने के लिए भी हमारी इंडियन आर्मी जो है वहां पे तलाशी लेते थे, आई कार्ड चेक करते थे, झोला चेक करते थे, गाड़ियां को तलाशी लेते थे कि भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ, रास्ते में अपने फौज जो है मेरा तलाशी ले तो मैं कैसा महसूस करूंगा, मैं सीमा पे क्यों बैठूं। वो मेंटेलिटी, वो एक रवैया था। मोदी सरकार आने के बाद ये सारा पॉलिसी चेंज हुआ। आज किसी भी बॉर्डर पे बैठने वाले लोगों का कोई भी इंडियन आर्मी, कोई भी आईटीबीपी, कोई भी सीएपीएफ जो है उसका तलाशी नहीं ले रहा है। सिर्फ कोई अगर गाड़ी जा रहा है तो उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर का रजिस्टर करना और कितने लोग बैठा है उसका सिर्फ नंबर लिखना। तो इससे हमें पता चलता है कि सीमा पे बैठने वाले लोगों को कैसे एनकरेज करना है। और साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं, 2014-15 में दमजोक में चाइना ने इंट्रूजन करने की कोशिश किया, तो मोदी सरकार ने चुप नहीं बैठा, पूरा इंडियन फौज को उधर बिठा रखा। उसके बाद लास्ट दिसंबर 2019 दिसंबर 25 को कगजुम वैली में फिर इंट्रूजन करने की कोशिश किया, तो वहां अपने सिपाही भेज के वहां पे बातें वगैरह करके, जो डिस्कशन करके उनको अपने जगह पे वापस भेज दिया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब वहां से चाइना के पीएलए जब आते थे तो अपने इंडियन आर्मी जो है अपने सिविलियन को कहते थे कि भाई वहां नहीं जाना, ये इशू बन जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अपने आर्मी के थ्रू अपने लोगों को डिस्करेज करते थे और पीछे पीछे हटा देते थे। आज वो नहीं है। आज जो है जितना भी हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं वो सारा जो है इस चेंजेस को देख के वो एनकरेज थे। और आपने हाल ही में देखा था जो पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो, बहुत सारे स्टेप जो है मोदी सरकार ने 56 इंच के सीना आगे तान के जो है स्टेप भी लिया है जी। वो देश के जानकारी में ऑलरेडी है। ठीक ठीक। हमारे साथ 56 इंच के सीने की आप बात कर रहे हैं ना, हमारे साथ जनरल सैयद अता हसनैन हैं जिनका नाम ही काफी है और उन्हीं का रुख मैं करना चाहती हूँ। आप लगातार इंडियन आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, वो इन्हीं इनसाइट्स को लेकर, क्योंकि ग्राउंड पर उन्होंने काम किया है। आप भी सुनिए, क्योंकि हमने ये कोशिश लगातार की कि किसी भी तरह के रूमर्स और अफवाह हम इस कवरेज में ना पहुंचाएं। जनरल हसनैन, सबसे पहले मैं भारत और चीन सीमा विवाद पर ही आपसे बात करना चाहती हूँ। कल इस तरह की खबर आई कि भाई अब दोनों तरफ से सैनिक जो है वो विड्रॉ करने शुरू हो गए। जो मौजूदा हालात है और जो भारत सरकार की नीति है, भारतीय सेना की नीति है, रणनीति है, आप उसे कैसे देख रहे हैं?
मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी जल्दी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी डी एस्केलेशन हो जाएगा। मैं समझ रहा था कि जब जनरल हरिंदर सिंह साहब 6 जून को जब मिले थे अपने काउंटर पार्ट के साथ, तो वो एक शुरुआत होगी, उसके बाद और चर्चा बहुत दफे होगी और तब जाके शायद 2-3 महीने में कुछ स्टैंड ऑफ का डी एस्केलेशन होगा। मगर ये बहुत जल्दी शुरू हो गया और मैं समझता हूं कि बहुत खुशी की बात है ये। और मैं भारत सरकार को, मैं इंडियन आर्मी को, खासतौर पे 14 कोर को, लद्दाख में और लद्दाख के लोगों को मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूं कि ये ऐसी स्थिति आ गई है। मगर ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि ये खात्मा नहीं हुआ इसका। जो स्टैंड ऑफ था वो आप समझिए कि डी एस्केलेशन शुरू हो गया है और ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, बाकी पूरी कम्युनिटीज के अंदर, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर भी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मीडिया में भी नहीं गलतफहमी होनी चाहिए कि किसी तरीके से ये स्थिति जो है खत्म हो चुकी है। याद रखिए स्टैंड ऑफ में जहां जहां पर ट्रूप्स का मिरर डिप्लॉयमेंट हो गया था, कुछ जगहों पर वहां से वो हटना शुरू हो गए हैं, कुछ इक्विपमेंट वहां से हटना शुरू हो गया है। मगर एक एरिया ऑफ कंटेंशन अभी तक है जो पेंगोंग त्सो के ऊपर है, खासतौर पर फिंगर्स का इलाका, जहां आपको मालूम है कि 9 फिंगर्स हैं जो स्पर लाइन्स हैं जो पेंगोंग लेक की तरफ आती हैं। ये मसला अभी तक जारी है और इसके ऊपर और चर्चा होने वाली है 2 स्टार लेवल के ऊपर। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इलाका बहुत ट्रेडिशनली बहुत सालों से इसके ऊपर प्रॉब्लम हुआ है, मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि इसका भी कोई हल निकलेगा। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी ऐसी स्थिति को नहीं मानेंगे जिसमें भारत की कोई भी जमीन जो है वो भारत से अलग हुई है। ये मुझे पूरी उम्मीद है। ये टेम्पररी सिचुएशन हो सकती है जहां पर टैक्टिकली थोड़ी जमीन इधर थोड़ी जमीन उधर बात चली जाए। ये किसी भी लड़ाई के मैदान में होता है, हालांकि लड़ाई का मैदान अभी तक सामने नहीं आया है इस स्थिति में, मगर मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाल नहीं उठता कि कोई जमीन जो है वो हमसे अलग होगी। जनरल हसनैन, संक्षेप में ये सवाल मैं आपने कहा मुझे पूरी उम्मीद है, हिंदुस्तानी होने के नाते मैं जानना चाहती हूं जनरल हसनैन को उम्मीद है या जनरल हसनैन को भरोसा है? मैं कहता हूं मेरे ख्याल में गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मैंने कि उम्मीद है। उम्मीद तो है, होप होती है, जी हां, अंग्रेजी में जब उसको कहते हैं। मुझे तो कंप्लीट एश्योरेंस है, पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं उस फौज में 40 साल रहा हूं, ना ही 40 साल मैं सेकेंड जनरेशन सोल्जर हूं। मुझे मालूम है कि किस तरह से हमें बढ़ाया जाता है, ऊपर लाया जाता है फौज के अंदर। सवाल ही नहीं उठता कि हम बैठ सकते हैं ऐसी स्थिति में जहां पर हमारी जमीन हमसे अलग हो जाए। तो जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, भरोसा है पूरा। और थोड़ी दिनों में मेरे ख्याल में आर्मी खुद ही और सरकार जो है वो ट्रांसपेरेंटली बिल्कुल देश के सामने आएंगे। जब पार्लियामेंट वो होगा, जब भी पार्लियामेंट कन्वीन होगा, संसद कन्वीन होगा, तो संसद के अंदर भी सरकार इसको जरूर रखेगी, इस मसले को, मामले को। और मेरे ख्याल में पूरा देश भरोसे के साथ बैठ सकता है कि ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज हमारी जमीन के साथ नहीं हुई। जनरल हसनैन, मैं चाह रही हूं हमारे दर्शकों से मैं एक बात कहूं आपको लेकर, आपसे न सिर्फ अनुशासन सीखा जा सकता है, आपसे एक परिपक्वता सीखी जा सकती है। जो इस देश में आजकल जो मैच्योरिटी, जो कॉमन सेंस है ना, वो बहुत रेयर है, इट्स नॉट सो कॉमन। तो बहुत से लोग, बड़े बड़े नेता आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर इस वक्त जी न्यूज को देख रहे हो। मेरा जाते जाते आपसे सवाल ये, जिसका जवाब अगर आप संक्षेप में दे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में बात करना चाह रही हूं। हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन, 48 घंटों में हमने देखा 14 आतंकियों का खात्मा। हालांकि हमने ये भी देखा कि एक सरपंच की हत्या कर दी गई। मौजूदा हालात को, सिक्योरिटी सिचुएशन को, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या भारत ने चीन के साथ साथ पाकिस्तान को साथ दिया है? देखिए, ये जो ऑपरेशन पिछले 48 घंटे 72 घंटे में हुए हैं बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये क्लियरली दिखाया जा रहा है कि साउथ कश्मीर, जहां लोकल टेररिज्म ज्यादातर मौजूद है, 14 टेररिस्ट एक साथ 3 ऑपरेशंस के अंदर मारना कोई आसान चीज नहीं है।
इसके मतलब इंटेलिजेंस, और ये इन ऑपरेशंस में ऐसा नहीं हुआ है कि आतंकवादी जो है वो हमारे सामने आए हैं या उन्होंने कोशिश की है वार करने की फौज के ऊपर। ये सब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है। इंटेलिजेंस कहां से आती है? इंटेलिजेंस अंदर ही, आवाम के अंदर से ही आती है। खुद ही लोग हमको बताते हैं, वो भी नहीं चाहते कि इस तरह की हरकतें हों। साथ में आप देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट बिल्कुल डाउन है। इसका मतलब साउथ कश्मीर में तकरीबन नफरी जो है बहुत गिर चुकी है, और इसके मतलब कंट्रोल, टोटल कंट्रोल जो है आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस का है इस समय। इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर काबू है। आप देख रहे हैं कि कोई इन्फिल्ट्रेशन की इंसिडेंट्स इस तरह से नहीं आ रहे हैं सामने। इक्का दुक्का शायद बिना पता हुए इन्फिल्ट्रेशन शायद हो चुके हों, मगर ओवरऑल अगर आप इसकी जो गणित देखें आप टेररिज्म की, तो इसमें से क्लियरली मालूम हो रहा है कि जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ रही है। और सिचुएशन अब हमें देखना है कैसे हम ज्यादातर और ऑपरेशंस करके ना ही टेररिस्ट का खात्मा करें, ना ही पाकिस्तान का मुद्दे का खात्मा करें, ना ही पाकिस्तान की मैसेजिंग का खात्मा करें, मगर हम वहां पर कैसे अपने आवाम को, कश्मीरी आवाम को वो पूरा आश्वासन दिलाएं कि वो भारत का एक बहुत अहम हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल हसनैन। इसी पॉजिटिव नोट पर मैं इस डिस्कशन को यहां पर क्लोज करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमने आपको तथ्यों के माध्यम से, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर भारत चीन सीमा विवाद हो, हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो ग्राउंड पर मौजूद रहे हैं, जो रणनीति बनाने का जिन्होंने काम किया है, और जम्मू कश्मीर से लेकर भारत चीन सीमा की नब्ज को समझते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स की बात आप तक पहुंचा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी, आप रहिए हमारे साथ।